गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो जिस समय इस वीडियो को देखेगा सबके लिए नमस्कार। हम लोगों ने सॉल्यूशन का जो लेक्चर 1 था ऑलरेडी अपलोड किया था। तो आज हम लोग जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे, कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए, कैसे इसका यूज़ होता है। इसके ऊपर जेईई एडवांस में भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सोल्यूशन चैप्टर का। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला है परसेंटेज। परसेंटेज में 3 कैटेगरी है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फिर मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मैलिटी, पीपीएम, पीपीबी, फॉर्मेलिटी। इसमें से अभी जैसे पीपीएम ले लो, तो पीपीएम में अगर आप देखो तो यहाँ पर ये मैंने एक पेस्ट लिया है। पेस्ट में फ्लोराइड का जो कंटेंट है, फ्लोराइड का कंटेंट पीपीएम में एक्सप्रेस किया है। यहाँ पर 927 पीपीएम ऑफ अवेलेबल फ्लोराइड अगर आप देख सकते हो तो ऐसे ही हमारे डे टू डे लाइफ में भी मैंने एक मेडिसिन लिया है। इसमें देखो 11 पॉइंट, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसमें लिखा हुआ है 11.5% ऑफ अल्कोहल। यानी इन तरह वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है हमारे डे टू डे लाइफ में भी, हमारे घरों में जो सामान है, टूथपेस्ट है, कफ सिरप है, उन सब में ये किसी में कोई ना कोई एक तरीका यूज़ होता है। ठीक है, इसमें से मोलारिटी और मोलालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअली हम लोग अपने लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। मोल फ्रैक्शन अगेन इंपॉर्टेंट। तो ये सारे तरीके आज हम लोग समझेंगे, इनका फॉर्मूला, इनको कैसे कैलकुलेट करें और कितना कॉन्सेंट्रेशन किस काम के लिए यूज़ होता है, ये सब चीज़ हम लोग समझेंगे। तो इसको ले लीजिए लिस्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो परसेंटेज में जैसे कि मैंने आपको कहा, सबसे पहले है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में आपका आता है इट इज मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर 100 ग्राम सोल्यूशन, पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये हो गया मास परसेंटेज। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा मास परसेंट ऑफ सल्यूट, मास परसेंट ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम लोग मास परसेंटेज तो 100 में से ही निकालते, मास कभी भी हम लोग परसेंटेज निकालते तो 100 में। तो यहाँ पर भी द मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर 100 ग्राम, वो चीज़ मिल गई, यानी क्या हो गया मास परसेंटेज। ठीक है, अब मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला है मास परसेंटेज निकालना, मास परसेंट ऑफ सल्यूट। ठीक है, ये फॉर्मूला ले लीजिए। फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन क्या है, इफ 22 ग्राम बेंजीन डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4 कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ बेंजीन। तो अभी जो हमने फॉर्मूला देखा उसी के बेस पे हमारा ये न्यूमेरिकल है। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है, तो फॉर्मूला है मास परसेंट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन हमारा क्या है, सल्यूट है, बेंजीन हमारा सल्यूट है, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा सॉल्वेंट है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये सोल्यूशन एक्वस है या नॉन एक्वस है, तो क्या आंसर होगा, नॉन एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा CCl4 है। जब सॉल्वेंट वाटर होता तो ही सोल्यूशन एक्वस होता है। तो मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ CCl4, तो इनटू 100 कर देंगे। तो ये है आपका 22 ग्राम,
डिवाइड बाई 22 प्लस 122 इंटू 100, जो हो जाएगा 22/144 इंटू 100। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 15.27%। वेट बाय वेट हम कहेंगे क्योंकि न्यूमरेटर भी मास है, डिनोमिनेटर भी मास है। तो 15.2% का मतलब क्या हुआ कि हमने जब 22 ग्राम ऑफ बेंजीन को 122 ग्राम ऑफ CCl4 में डाला, हमने देखिए 22 ग्राम 122 ग्राम में डाला, पर 100 ग्राम के लिए वो कितना स्टैंड कर रहा है, ओनली 15.2%। जैसे अगर मैं कहता हूँ 10% शुगर सोल्यूशन, 10% शुगर सोल्यूशन का मतलब होता है, मीन्स है कि 10 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, तो भले मैं कितना ही ग्राम डाल दूं, जैसे कि अगर मैंने सपोज 100 ग्राम, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 ग्राम शुगर डाल दिया, 100 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 1000 ग्राम सॉल्यूशन, 1000 ग्राम सॉल्यूशन, या फिर हम ले लेते 900 ग्राम, तो थोड़ा ज़्यादा, 900 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 10 डिवाइड बाय 900 प्लस 10 कितना, 100 कितना हो गया, 1000 इंटू 100, तो ये क्या हो गया, ये सब जीरो कट गए, तो 10% वेट बाय वेट आए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने टोटल सोल्यूट तो 100 ग्राम डाला, लेकिन 900 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डाला, तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, 1000 ग्राम। तो पर 100 ग्राम के लिए 10% बचा। ठीक है, तो 10% शुगर सोल्यूशन का मतलब होता है 10 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो इसी तरह से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, ये ले लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज। अगेन इसका भी डेफिनेशन सेम होगा, इट इज वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन ml प्रेजेंट पर 100 ml और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि एक ही होता है, ऑफ सोल्यूशन, 100 ml और सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सल्यूट we will take as volume of solute upon volume of solute plus volume of solvent multiply by 100। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्चुअली सॉरी, यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे। इसका रीजन बता रहा हूँ कि वॉल्यूम्स आर नॉट एडिटिव, वॉल्यूम्स आर नॉट एडिटिव नहीं होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बन जाए। ये वॉल्यूम के केस में ऐसा पॉसिबल है, हाँ मास के केस में है, लेकिन वॉल्यूम के केस में ऐसा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ऐसा रीजन क्यों है, क्योंकि गैप्स होते हैं। अगर हम कोई लिक्विड ए ले लेते हैं और एक लिक्विड बी है, सपोज ये 20 ml तक भरा हुआ है, ये भी 20 ml तक भरा हुआ है, दोनों को ऐड कर दो, मिक्स कर दो, तो टोटल वॉल्यूम 40 ml होना चाहिए, पर वो लेस देन 40 ml हो सकता है अगर इसमें कुछ एम्प्टी स्पेस है जो 1 ml के बराबर है या 2 ml के बराबर है। तो टोटल वॉल्यूम आपका 38 ml आएगा अगर 2 ml के बराबर एम्प्टी स्पेस में। हो सकता है कि दो जो लिक्विड हम मिला रहे हैं उसमें कोई एम्प्टी स्पेस ना हो, उस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। पर अगर न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस में आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो उस केस में आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही लोगे, ऐड नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने ऐड किया तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये ले लीजिए, एक एग्जाम्पल से सपोर्ट में समझेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसको सपोर्ट करते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंट if
5 ml of liquid, 5 ml of given liquid dissolved in 100 ml of solvent to give solution of 104 ml। देखिए अभी यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अगर मैं 100 + 5 करूँ तो 105 आएगा, लेकिन मुझे 100 + 5 नहीं लेना है, मुझे 104 लेना है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट। तो कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज का है, कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लोगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा आपका 5/105, नहीं 104 लेना होगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कितने ml का यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है, क्या आंसर होगा, 1 ml का एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो 1 ml जो है वो एम्प्टी स्पेस है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आएगा मेरा 4.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्यों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, न्यूमरेटर भी वॉल्यूम और डिनोमिनेटर भी वॉल्यूम, ठीक है। ले, अच्छा हाँ, इसमें एक और तीसरा जो आएगा वो है मास बाय वॉल्यूम। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ हम लोग ने सॉलिड में ली और लिक्विड में डिजोल्व किया। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होता है, हमारा जो सल्यूट है वो भी लिक्विड होता है और सॉल्वेंट भी लिक्विड होता है। मास बाय वॉल्यूम में सल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा, तो वहाँ पर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सेम तरीका होगा, मास ऑफ सल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। ले लीजिए इसको, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हम लोग चालू कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग ने सब बेसिक कंसेप्ट में मोल का मतलब तो ऑलरेडी समझा हुआ है। मोल मतलब क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, ठीक है। अब जब हम लोग सोल्यूशन बना रहे हैं तो ए सोल्यूशन ए सल्यूट को बी सॉल्वेंट में, यानी दो चीज़ को जब हम मिला रहे हैं तो उन्हीं के मोल्स को, कितना मोल्स हमने मिलाया उन्हीं मोल्स को डिवाइड कर दे, उनका टोटल नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व डिवाइड बाय टोटल मोल कर लेते हैं, तो वही चीज़ को हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल का फ्रैक्शन क्या है, इट इज़ ऐसा हम लोग डिफाइन करेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, any component in solution is the number of moles of that component, number of moles of that component divide by total number of moles of all component in solution, all component in solution, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि दो कंपोनेंट, कंसिडर अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट, सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट 1 को हम लोग सॉल्वेंट मान लेते हैं, कंपोनेंट 1 को हम लोग सॉल्वेंट मान लेते हैं और कंपोनेंट 2 को हम लोग सल्यूट मान लेते हैं, ठीक है। और N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ले लेंगे, N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 बोलो या फिर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालो। टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो कि x1 से डिनोट करेंगे विल बी N1 अपॉन N टोटल। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या हो जाएगा बोलो, करेक्ट, N2 अपॉन N टोटल। ठीक है, अगर 3 कंपोनेंट होता, सपोज करो इसमें 3 कंपोनेंट होता, तो यहाँ पर हम लोग को N1 प्लस N2 प्लस N3 लेना होता। 4 कंपोनेंट होता तो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, डिनोमिनेटर में उतना ही टोटल आते जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन of all component in solution, all component in a solution is always equal to 1, is always equal to 1। यानी अगर सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को मैं जोड़ दूं, सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है उसका आंसर हमेशा 1 है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल x1 क्या है, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस x2 क्या है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, तो अगर मैं x1 प्लस x2 कर देता हूँ तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2, और ये डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे, N1 प्लस N2 इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, ये कट हो जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन से x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड जितने भी कंपोनेंट है सोल्यूशन में सबको ऐड कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। फॉर एग्जांपल यू कंसीडर अ 4 कंपोनेंट सोल्यूशन, कंसीडर 4 कंपोनेंट सोल्यूशन, 4 कंपोनेंट सोल्यूशन कंसीडर करो जिसमें कंपोनेंट A है, B है, C है, D है। ठीक है, अगर कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन 0.1 है, कंपोनेंट D का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, तो आपको अगर पूछा है कंपोनेंट C का मोल फ्रैक्शन क्या करना है, क्या है निकालना है, तो बहुत आसान है। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो XA प्लस XB प्लस XC प्लस XD इक्वल टू 1 हो गया। सो देयरफॉर ये आपका क्या है 0.2, ये है आपका 0.1, और ये हमें निकालना है XC प्लस XD है 0.2, तो इक्वल टू 1। 0.2 प्लस 0.2 4.1, 5 हो गया, 1 माइनस 0.5। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 माइनस 0.5 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ D हो जाएगा आपका 0.5। तो इस तरह से हम किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं अगर हमें बाकी सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो गिवन डेटा में अगर हमें पता है तो वी कैन फाइंड आउट। ले लो इसको।
ठीक है। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि एग्जांपल एक लेते हैं मोल फ्रैक्शन के डेफिनेशंस को अच्छी तरह समझने के लिए, कि सपोज ऐसा कहा जा रहा है कि 2 moles यूरिया is dissolved in 8 mole water, ऐसा बोला गया। 2 mole यूरिया is dissolved in 8 mole water. Calculate mole fraction of यूरिया एंड वाटर। ठीक, तो बहुत ही आसान, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना है, 2 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के साथ ऐड कर दो, इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 0.2 होगा। अब अगर मैं चाहूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, 1 माइनस नंबर, क्योंकि मुझे मालूम है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूरिया प्लस वाटर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मुझे मिल ही चुका है 0.2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8। ये सिंपल अपना लॉजिक यूज कर दिया। अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो भी कर सकता हूँ, 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 8 यानी कि 8 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.8। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, तो मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, ये बात ध्यान में रखना है। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि न्यूमरेटर भी मोल है, डिनोमिनेटर भी मोल है, तो मोल मोल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ले लीजिए इसको। ये क्वेश्चन देखते हैं। So a question is on mole fraction. क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास। एक बात ध्यान में रखना, अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो क्लियरली आपको वाटर ही लेना है। ठीक है, अगर कोई भी न्यूमेरिकल में सॉल्वेंट का नाम मेंशन नहीं है, अब यहाँ पर देखो ये नहीं बोला है कि एक्वा सोल्यूशन है, तो इट इज अंडरस्टूड हमें वाटर ही लेना है। अब हमें इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, 20% ऑफ C2H6O। अब इथिलीन ग्लाइकॉल एक्चुअली इस तरह से उसका फॉर्मूला है CH2CH2OH। इसका फॉर्मूला से हमें कोई लेन देन नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये आपका इथिलीन ग्लाइकॉल है और ये एक्चुअली एक अल्कोहल है, और इसको हम बोलते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जो आप अल्कोहल चैप्टर में पढ़ोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोग पढ़ते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अच्छा, एक बात और है, अगर आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब बढ़ाया तो मैं हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इवन पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी धीरे धीरे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में आता है इथिलीन, हालांकि इससे अभी फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं। अब आते हैं इसमें 20% इथिलीन ग्लाइकॉल का मतलब होता है कि 20 ग्राम प्रेजेंट पर 100 ग्राम। ठीक है, सो देयरफॉर वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल कितना हो जाएगा बताइए, 20 ग्राम। तो पूरे सोल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, तो उसमें 20 ग्राम क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल।
तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 80 ग्राम। ठीक है। अच्छा, इथिलीन ग्लाइकॉल का हम लोग मोलर मास निकाल लेते हैं C2H6O2। तो कार्बन का जो है 2 × 12 + 6 × 1 + 2 × 16, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 60 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है। अब मुझे वाटर का तो वेट पता ही है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 होगा आपका 20/62, जो कि आपको आ जाएगा 0.322 मोल। सिमिलरली वाटर का निकाल लो, 80/18 कर देंगे विच इज अराउंड 0.44 मोल। अब दोनों का टोटल ले लेंगे, C2H6O2 प्लस वाटर का मोल, टोटल 0.322 0.444। ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है, 4.444 है। ठीक है। तो ये हो गया 4.766। ठीक है। सो दिस इज अवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल निकालना एकदम क्लियर हो गया। 6O2 = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल डिवाइड बाय टोटल। ठीक है। तो टोटल हमने निकाला ही इथिलीन ग्लाइकॉल का, तो दिस इज इक्वल टू 0.322/4.766। ये आंसर आपको आ जाएगा 0.067। इसी तरह से अगर मुझे वाटर का निकालना है तो मुझे 1 माइनस दिस करूँगा तो मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी मिल जाएगी। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 - 0.062 सॉरी 67। ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको आएगा 0.932। आपका आंसर सही है या गलत है, दोनों को ऐड करके चेक कर लो। अगर 1 आ रहा है तो आप 100% सही है। 1 मतलब ऐसा 0.999 भी आए तो भी यू कैन टेक इट एज करेक्ट ऑनली। ठीक है। ठीक है, तो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरा आएगा मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मेलिटी एंड PPM PPB। यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं हम लोग। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोलारिटी, मोलालिटी पढ़ेंगे।